हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 49 और 50। ठीक है, आज हम यहां पर चैप्टर नंबर 49 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और 50 के तहत जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकारी है इनके बारे में जानेंगे, यानी इनके बारे में क्या क्या प्रावधान है आपके संविधान में, उन प्रावधानों को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। देखिए, पहले हम जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसको जानने से पहले हम जो ओबीसी कास्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, यानी ये होती क्या है, इनका रोल क्या है और कैसे इन्हें जो है समूह इन्हें कैसे जो आइडेंटिफाइड किया गया वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, जो ओबीसी कास्ट का वाला कॉन्सेप्ट है, यानी अदर बैकवर्ड क्लास वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं अलग से निकल के नहीं आया है। ये वही कास्टें हैं जो सामान्य कैटेगरी से ही ली गई हैं। ठीक है, क्योंकि सामान्य कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कास्टेस थी उन कुछ कास्टेस में क्या था कि उन्हें शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से वो पिछड़ी हुई थी, यानी वो समान रूप से उनके पैरेलल में नहीं थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ओबीसी कास्टेस में वो कास्टें रखी गई जिनके साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार तो नहीं हुआ, यानी कि वो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, अपर क्लास के जो लोग थे उनके साथ तो रहे, लेकिन फिर भी वो जो है शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, यानी उनके साथ सेवारत रहे, उनकी सेवा में लगे रहे, लेकिन उनसे कोई भेदभाव, वैसा भेदभाव नहीं हुआ जैसा कि एससी एसटी के साथ किया जाता था। एससी वालों के साथ किया जाता, एसटी वालों के साथ भी नहीं, एससी वालों के साथ किया जाता था। तो इन जो कास्टर्स को आइडेंटिफाइड करके इनको इनका उत्थान करने के लिए इन्हें जो है ओबीसी के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया। अब देखिए, इसके बारे में कुछ संवैधानिक प्रावधान पहले देख लेते हैं कि ओबीसी के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या बने। देखिए, सन 1953 की बात है आपकी, 1953 की। 1953 में सबसे पहले यहाँ पर एक जो है कालेलकर समिति बन गई, यानी एक कालेलकर समिति का गठन हुआ। ठीक है, कालेलकर समिति का क्या करना था, कालेलकर समिति को, देखिए कालेलकर समिति को जो है ओबीसी, एससी, एसटी इन सब पर अपनी अपनी जो है अनुशंसाएं देनी थी। तो इसने जो है अपनी अपनी जो है अनुशंसाएं जो तैयार की और बाद में जो अपनी रिपोर्ट इसने सबमिट की। ठीक है, यानी इसने अपनी जो रिपोर्ट वगैरह थी वो बाद में सबमिट की, जिसके तहत फिर क्या हुआ यहाँ पर कि ओबीसी आरक्षण वाला जो मैटर था उसे स्वीकार नहीं किया गया, यानी ओबीसी आरक्षण वाली जो अनुशंसाएं थी उसे स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उस समय जो थी नेहरू की सरकार थी। तो नेहरू सरकार ने जो है ओबीसी आरक्षण को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया था, इसकी अनुशंसाएं स्वीकार नहीं किया था। फिर बाद में कुछ साल ऐसे बीते। ठीक है, कुछ साल बीतने के उपरांत क्या था कि फिर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में आ गई। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार आने लगी, चलने लगी, और आप सभी को पता होगा 1975 में इमरजेंसी का पीरियड रहा था, 1975 का इमरजेंसी का पीरियड रहा था। इमरजेंसी पीरियड के बाद जो है एक बार जो सरकार जो है फिर से चली गई, कांग्रेस की सरकार सत्ता में से फिर से हट गई। अब कांग्रेस की सरकार हटने के बाद या फिर कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो चुनाव प्रचार के दौरान जो कुछ और अदर पार्टी के नेता थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम बोल सकते हैं जनता पार्टी के नाम में से एक थी, यानी पार्टी जनता पार्टी थी। ठीक है, तो जनता पार्टी जो है, जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार फिर से बनी सत्ता में तो हम ओबीसी आरक्षण को यहाँ पर लागू करेंगे। ठीक है, अब ऐसे करके जनता पार्टी के बाद में सरकार बन जाती है। अब जनता पार्टी के सामने वो समस्याएं वही हैं कि भाई आरक्षण अगर हम दे देते हैं ओबीसी वाला भी, तो एक समूह जो है, एक बड़ा तबका जो हमसे नाराज हो जाएगा, और आप ये सब बातें ऑलरेडी जानते होंगे। ये कहीं ना कहीं जो प्रलोभन दिए जाते हैं वो इस हिसाब से दिए जाते हैं कि हमारे जो राजनीतिक हित हैं उनका भी हनन ना हो, राजनीतिक हित भी हमारे बने रहें, राजनीतिक रूप से वोट बैंक जो है वो हमारा टूटे ना। ठीक है, और सभी लोग खुश हो जाएं। तो फिर इन्होंने फिर वही एक समस्या इन्होंने रख दी 1900, यानी जब इनकी सरकार बन के आई 77 में, तो इन्होंने फिर एक चीज़ वही बात दोहराई, ये कहा कि भाई 1953 में जब कालेलकर समिति की जो अनुशंसाएं थी तो वो आज से मतलब 27 साल, 25-26 साल पहले की अनुशंसाएं थी, उसके दौरान और आज के दौरान समय में अंतर है। यानी 25 साल पहले जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो वहाँ की पृष्ठभूमि के साथ तैयार की गई थी। अभी वर्तमान में 1977 के बाद जो समय चल रहा है यहाँ पर कुछ अलग कंडीशन चल रही है। तो क्यों ना 1977 में जो भी इन कास्टेस की जो स्थिति है उसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ नया आयोग गठित किया जाए। ठीक है, क्योंकि हर कोई सरकार यही चाहती है कि भाई हम डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व ना हो, हम कोई ना कोई इस तरह का तरीका अपनाएं कि हमारा वोट बैंक भी बचा रहे और लोग जो है हमसे नाराज भी ना हो और लोग खुश भी बने रहें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1977 के बाद इन्होंने फिर 1989 में मंडल कमीशन नाम का एक आयोग गठित कर दिया। ठीक है, यानी मंडल आयोग के नाम से इन्होंने एक मंडल कमीशन आयोग इन्होंने गठित कर दिया 1989 में, 1989 में, जिसे हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी मंडल कमीशन को इन्होंने गठित कर दिया और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट्स वगैरह थी, अनुशंसाएं वगैरह थी, 1980 में इसने जो अपनी रिपोर्ट वगैरह जो है दी। ठीक है, अब 1980 में जब इसने अपनी 1989 बोले 79 है, सॉरी 89 नहीं है, 79 है, 89 में वही सोच रहा था, 1979 1979 में इसने जो अपनी रिपोर्ट जो है बनाया गया और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, लेकिन इसकी रिपोर्ट वगैरह थी उस समय उन पर फोकस नहीं किया गया, क्योंकि 18 महीने बाद जो थी जनता सरकार वो भी गिर गई।
ठीक है। तो फिर बाद में 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें जो थी उसे एक बार जो बीपी सिंह के मंडलवादी प्रतिनिधित्व वाली सरकार आई उसने उसे जो है पारित करवा दिया, ठीक है। यानी उसने उसे जो है शुरू करवा दिया, उसने जो है उसे आगे बढ़ाकर उसे जो है मंडल कमीशन के रूप में, मंडल कमीशन की सिफारिशें जो थी 1990 में जो बीपी सिंह की सरकार बनी थी, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी, इसने इसे पास करवा के और ओबीसी को यहाँ पर 27% आरक्षण का लाभ दे दिया। देखिए इससे पहले जो था SC ST को आरक्षण का जो लाभ मिला हुआ था वो मिला हुआ था टोटल 22.5%, ठीक है। 22 सही 1/2% लाभ मिला हुआ था किसे, SC ST को, और 27% अब दे दिया गया किसे, ये दे दिया गया आपको यानी कि ओबीसी को दे दिया गया, यानी अब कुल मिलाकर अब कितना हो गया 49.5% आरक्षण हो गया, ठीक है। अब बचा कितना भाग, अब आपका एक भाग बचा है 51.5% वाला भाग बचा है। अब फिर क्या था भाई, यहाँ तक तो ये हो गया, यानी बीपी सिंह की जो सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, इन्होंने आरक्षण दे दिया ओबीसी वालों को। अब 1991 में फिर सत्ता बदली, अब नरसिम्हा राव की सरकार आई 1991 में। अब नरसिम्हा राव ने ये यहाँ पर कहा कि भाई हम 10% आरक्षण जो है वो जो सवर्ण हैं यानी सवर्ण क्लास के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, अगड़ी जातियों के लोग हैं, जिनमें गरीब लोग मौजूद हैं, उन्हें हम यहाँ पर जो है 10% आरक्षण देंगे, जो कि अभी आपके जो भी वर्तमान गवर्नमेंट में एनडीए गवर्नमेंट में आगे पारित हो पाया। वो 1991 में सबसे पहले उन्होंने बात चलाई थी, किसने, नरसिम्हा राव ने बात चलाई थी। तो 10% आरक्षण चला देंगे हम। जब इन्होंने ऐसी घोषणा की तब एक व्यक्ति थी इंदिरा साहनी करके, ठीक है, जिनका मुकदमा काफ़ी चर्चित भी रहा, इंदिरा साहनी। तो इंदिरा साहनी ने उस समय दौरान काफ़ी सारे प्रदर्शन भी हुए, क्योंकि ओबीसी SC कास्ट वाले लोग थे, इन्होंने प्रदर्शन भी किए कि भाई 10% आरक्षण अगर दे दिया जाएगा तो ऐसे करके 60% आरक्षण हो जाएगा, ठीक है। और एक बड़ा तबका जो है यानी कि एक बड़ा तबका जो वंचित भी रह जाएगा, और 10% आरक्षण का लाभ किस हिसाब से दिया जाएगा वो भी इसमें बड़ा असमंजस वाली स्थिति उस दौरान, यानी उस समय कुछ ज़्यादा कास्टिस जो थी, जनरल कास्ट के लोग भी ज़्यादा जो थे अच्छी खासी उसमें नहीं थी कंडीशन में। अब ऐसे में दिक्कत तो हुई गई, यानी हम दे तो रहे हैं आरक्षण लेकिन एकदम सब गोलमाल हो जाएगा यहाँ पर, यानी सब मिक्स हो जाएगा। तो फिर क्या था भाई, एक वकील थे सुप्रीम कोर्ट की, एक यहाँ सुप्रीम कोर्ट की वकील थी इंदिरा साहनी। तो इंदिरा साहनी इस मुद्दे को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय में गई हैं, ठीक है, 1992 में। और सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने इस आधार पर चुनौती दी है कि भाई यहाँ पर अगर आरक्षण इस तरह से बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ पर ये होगा कि जो आरक्षण है यानी आरक्षण हद से ज़्यादा हो जाएगा, 60% आरक्षण हो जाएगा, यानी फिर तो 40% सीटें केवल बचेंगी, और 40% के हिसाब से जो हमारे योग्य अभ्यर्थी हैं यानी योग्य हमारे अभ्यर्थी हैं उनको मौका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पर सुनवाई करते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया। इसने ये कहा कि देश में अधिकतम आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं होगा, देश में अधिकतम आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं होगा। और वहीं पर ही 1992 में जो मंडल मुकदमे का निर्णय यानी कि जिसे इंदिरा साहनी वर्सेस बोला जाता है पूरा मुकदमा जी, तो यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की जो ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी कास्ट को एक स्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना के तौर पर स्थापित किया जाए, ये यहाँ पर इसने एक निर्देश दिया केंद्र सरकार को, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे, पृष्ठभूमि थी इनकी पूरी, ठीक है। ऐसे करके आयोग की स्थापना हुई एनसीपीसी की, ठीक है। यानी मंडल मुकदमे के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों को के लिए एक स्थायी संवैधानिक निकाय की स्थापना के लिए निर्देशित किया, ठीक है। और इसी के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई, ठीक है। देखिए आयोग बन गया लेकिन इसका जो संवैधानिकरण तब नहीं हुआ, ठीक है, केवल आयोग के रूप में गठित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन संवैधानिकरण हुआ है सन 2018 में 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसका जो संवैधानिक दर्जा इसे प्रदान किया गया। और यहाँ पर आपको पता होगा 338 जो है आपका आर्टिकल किसके लिए है, एससी वालों के लिए, 338A जो है वो एसटी वालों के लिए है, ठीक है। और यहीं पर एक इसी में जोड़ दिया गया आर्टिकल 338B, ये बना दिया गया ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। ओबीसी को बिल्कुल पर्टिकुलर अलग कर दिया गया संविधान में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें नोट कर लेना कि बाद में 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे एक नए अनुच्छेद 338B का प्रावधान संविधान में इसके तहत रख दिया गया, ठीक है, यानी एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका एनसीबीसी है इसके कार्य क्या हैं। देखिए इसके कार्य वही कार्य हैं ओबीसी कास्ट से रिलेटेड उनके यानी उनसे रिलेटेड मुद्दों को देखना, उनसे रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान उनको लागू करवाना, उनको सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम वगैरह हैं उनको यानी कि इनिशिएट करना, यही सब कार्य हैं। जो आप SC ST में पढ़ते आए वही सेम कार्य यहाँ पर है, कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले इसका ढांचा देख लेते हैं एनसीबीसी का। देखिए इसका एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य कैंडिडेट होंगे जिनको नियुक्ति जो होगी राष्ट्रपति के द्वारा होगी हस्ताक्षर और मोहर के माध्यम से। सेवा शर्तें जो है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का कार्यकाल होता है, यानी जैसे SC ST के मामले में था वही कार्यकाल वाली जो दशाएं वो यहाँ पर भी हैं। और देखिए सेम वही सब है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों की संवैधानिक वैधानिक सुरक्षा संबंधित मामले ये देखेगा, ठीक है, ये इसके कार्य हैं, वही है यानी इसमें सब कुछ।
यानी पिछड़े वर्गों के अधिकारों, वंचना, सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच वगैरह करेगा। केंद्र और किसी राज्य में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों सामाजिक आर्थिक जो भागीदारी के लिए सलाह भी देगा। ठीक है, यानी कि अपने सबसे बड़ी बात यह है, चौथा पॉइंट है, देखिए चौथा पॉइंट ये है कि अपने जो प्रतिवेदन होंगे ये भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष सौंपेगा। ठीक है, अब देखिए भारत के राष्ट्रपति को अपने प्रतिवेदन सौंपेगा। भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, इसके प्रतिवेदनों को किसको समर्पित करेगा, वो यानी कि या तो संसद के पटल पर रख पाएगा, यानी राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करेगा, जो आयोग के द्वारा अनुशंसाएं की गई हैं, उन पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसके लिए एक ज्ञापन भी उसमें अटैच करेगा कि भाई ये अनुशंसाएं क्यों की गई, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या इसका आयाम होंगे, क्या आयाम होंगे, तो यहाँ पर वो उसके बारे में एक ज्ञापन भी संलग्न करेगा। और जिन अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं की गई उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा। ठीक है, कारण भी बताएगा ये कि भाई इस पर हमने क्यों यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी राज्यों के संदर्भ में भी है कि प्रतिवेदन राज्य सरकार की राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जाएगा, और वहाँ पर भी वही होगा कि भाई राज्यों में किस हिसाब से आरक्षण किया जाए उसका बताया जाएगा उसमें। ठीक है, अब देखिए वही सब चीज़ें हैं, वही सब शक्तियाँ हैं, ये किसी भूभाग के किसी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाना, शपथ कराकर पूछना, दस्तावेज प्रस्तुतिकरण, साक्ष्य प्रस्तुतिकरण, न्यायालय के सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब वही अधिकार हैं जो SC/ST वालों को मिले हुए थे। अब देखिए सबसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं आपकी यहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ विशेष अधिकारी। देखिए भाषाई अल्पसंख्यक होते कौन है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए ये वह समूह होता है जिनकी जो मातृभाषा है राज्य की प्रचलित भाषा से अलग होती है, यानी कि ये किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं और इनकी जो मातृभाषा है वो राज्य की प्रचलित भाषा से अलग होती है, तो इन्हें भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में संवैधानिक उपबंध क्या क्या हैं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, जब मतलब मूल संविधान में। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953-55 में, इसने संविधान में सिफारिश की, भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में सिफारिश की। फिर 1956 में क्या है, 7वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 17 में, ठीक है, यानी संविधान के भाग 17वां भाग आप जानते होंगे, तो 17वां भाग जो राष्ट्रभाषा के संबंध में है। ठीक है, यानी 17वां जो भाग है वो राजभाषा का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 350 खा जोड़ा गया जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों की बात कही गई। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, और ये वही सब है, यानी कि जो आपके SC/ST OBC के जो नियुक्ति करता थे उनकी जो कार्य थे वही सब कार्य हैं कि क्या करेगा, जो भाषाई अल्पसंख्यक इनके वर्गों की रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा, कैसे करके इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो भाषा है वो बनी रहे, वही सब करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो संविधान में वही बात कही गई है कि इनके लिए कोई, इनके अधिकारी के लिए कोई योग्यता, सेवा शर्त, कार्यकाल, वेतन, ये सब का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यानी ये इन सब का उल्लेख नहीं है कि भाई कितना इसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, किस जाति से व्यक्ति आएगा, या फिर संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वाले को यहाँ अधिकारी बनाया जाएगा, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, और ना ही उसकी सेवा शर्तों के बारे में, ना ही उसके कार्यकाल के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का पद एक सृजित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर संविधान का आर्टिकल 350 खा 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए ये एक अधिकारी की स्थापना करता है, तो जिसे आयुक्त या कमिश्नर पद नाम दिया गया है। ठीक है, विशेष अधिकारी को आयुक्त या कमिश्नर पद नाम दिया गया है। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है आपका भाषाई, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय आपका यूपी में है, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, और 3 इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई और कोलकाता, यहाँ पर इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, ये इसमें नोट कर लेना, ये पूछा जाता है इसका कार्यालय कहाँ है। अब देखिए इसके जो प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय हैं यहाँ पर प्रमुख उप आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया गया है, और जो कमिश्नर है वो तो इलाहाबाद में तैनात है या प्रयागराज में तैनात है। ठीक है, अब देखिए हर जो मुख्यालय है, मुख्यालय पर जो आयुक्त है, आयुक्त के कार्यों में सलाह के लिए एक उपायुक्त होता है, एक सहायक आयुक्त भी रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये केंद्रीय स्तर पर किसके अधीन आएंगे, ये केंद्रीय स्तर पर ये आयुक्त जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, यानी कि जो माइनॉरिटी वाली जो मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्य करता है, और प्रतिवर्ष अपने प्रतिवेदन वगैरह होता है, जैसे आपने SC/ST OBC के संदर्भ में सुना था कि वो अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। ये अपने प्रतिवेदन जो है पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय को रखता है, बाद में अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है फिर राष्ट्रपति को प्रेषित करता है, यानी पहले ये अपने प्रतिवेदन वगैरह है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय रखता है, और अल्पसंख्यक वाला फिर जो है राष्ट्रपति के सामने से रखवाता है। ठीक है, अब देखिए वही सब भूमिका है, आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए यहीं तक केवल नोट करने वाला लायक था, बाद बाकी भूमिका आप ऑलरेडी सब जानते हैं कि क्या भूमिका है, कैसे हमें कार्य करना है। देखिए यहाँ पे उद्देश्य वही बताए गए हैं कि भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की सुरक्षा संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान करना। ठीक है,
उन्हें संवैधानिक राष्ट्रीय सहमति से प्राप्त ये सब भारत के राष्ट्रपति प्रतिवेदन करना, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई उन्हें संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उनका हनन ना हो, उन्हें सहमति से प्राप्त सुरक्षा जो है उनका कार्यान्वयन होता रहे, उससे संबंधित प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपना। ठीक है, यानी कि इसके अलावा उनसे संबंधित समस्याएं, प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, तो वही सब उन सब का अनुश्रवण करना, उनके बारे उनसे ऐसे संबंधित उनकी समस्याओं को सुनना। उद्देश्य क्या है कि भाषा अल्पसंख्यकों के समान अवसर उपलब्ध करवाना, जागरूकता पैदा करना। देखिए सब वही बातें हैं जो आपने घुमा फिरा कर SC ST OBC में पढ़ी थी। हमने जो मेन पॉइंट थे वो वहाँ पर आपको बता दिए हैं, और वही मेन पॉइंट जो है अक्सर पूछे जाते हैं, और बाद बाकी भाषा आप स्वयं पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है भाषा में। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए काफ़ी छोटे चैप्टर हैं ये, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।